Hello students, welcome to my channel Learn with Himanshi and today's topic is Dalton's atomic theory और उसके कुछ limitations जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है फॉर श्योर बट हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो हमें चाहिए। ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट कहाँ से होती है बच्चों? इससे पहले जब हमने दो पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़े ना, कॉम्बिनेशन वाले, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी को आगे डिफाइन करते हुए आता है आपका डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती क्या है? ये कहती है कि सारे मैटर, वो चाहे एलिमेंटल फॉर्म में हो, अपने कंपाउंड फॉर्म में हो या फिर वो मिक्सचर हो, ठीक है, सब के सब किससे मिलकर बने होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम। अब इतना हम सभी जानते हैं कि व्हाट इज एटम। नहीं जानते हैं तो अब हम फर्दर आगे चैप्टर्स में जान लेंगे और हो जाएगा इजीली। ठीक है, बट हाँ, हमें क्या करने होते हैं ना, यहाँ से हमें ये तो वो वाली चीज़ है जो आपकी एनसीईआरटी में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के साइड में लिखी है साथ में, है ना, बट हमें उसके पोस्टुलेट्स पढ़ने होते हैं, तो हमारे पोस्टुलेट्स यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स देखो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। देखिए, क्योंकि ऑलरेडी ये वाली बात क्या थी, अभी हमने ऊपर पढ़ी, बट उसको अलग तरीके से लिखते हुए उन्होंने अपने पोस्टुलेट में फर्स्ट नंबर डाल के ये लिखा कि भैया सारे मैटर्स जो है ना, वो सारे के सारे बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, एटम्स के, जो कि क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं ये भी हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद आता है एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, मतलब एटम्स क्या होते हैं ना, इनडिविजिबल होते हैं, इनको आप तोड़ नहीं सकते कैसे भी करके। ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और क्या होता है, ना तो आप इनको खुद से बना सकते हो, ना ही खुद से डिस्ट्रॉय कर सकते हो केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो ये एटम्स क्या है? एक ऐसे इंडिविजिबल पार्टिकल्स है जिनको ना तो बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। ये वाली बात आपको याद हो तो हमने लॉ ऑफ उसमें पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने पढ़ी थी, तो ये वही उसी का लिया हुआ पॉइंट है। फिर थर्ड में आए, उन्होंने बोला एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उन्होंने बोला जितने आपका कोई भी गिवन एलिमेंट आपको दिया हुआ है, उसके जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल भी होंगे, किसके अंदर? मासेस के अंदर आइडेंटिकल होंगे पहली बात तो, और अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में। इसको अगर हम आराम से समझे तो इसका क्या मतलब कहना चाहते हैं? मान लीजिए एक हाइड्रोजन आपके पास है, एक हाइड्रोजन मेरे पास है, हम दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो क्या ऐसा होगा कि मेरा हाइड्रोजन जो है वो 1 ग्राम का है और आपका हाइड्रोजन 3 ग्राम का हो जाए? ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं। आपका जो हाइड्रोजन है वो भी कितने ग्राम का ही होगा? 1 ग्राम का। मतलब हम दोनों के पास अगर हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो वो क्या होंगे? सेम ग्राम के होंगे, मतलब सेम मास के होंगे, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। जो मेरा वाला हाइड्रोजन काम कर सकता है वही काम आपका वाला हाइड्रोजन करेगा, कुछ अलग से काम लेकर नहीं आ सकता वो। ठीक है, हाइड्रोजन की केमिकल और जो उसकी मास है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद उन्होंने बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने बोला जितने अलग अलग एलिमेंट्स आएंगे उनके क्या होंगे? अलग अलग एलिमेंट्स है तो उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। जैसे कि मान लीजिए एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये दोनों तो भैया मास में भी अलग है। अगर ये 1 ग्राम का होता है तो ये भाई साहब आपके 8 ग्राम के होते हैं, 16 ग्राम के होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 1 ग्राम के होते हैं, 16 ग्राम के होते हैं, बाय मास की बात करें तो इनकी उनके और क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या होते हैं? ये सेम होते हैं। अब सॉरी, डिफरेंट होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। हाइड्रोजन का जो काम है वो हाइड्रोजन करेगा, जो ऑक्सीजन का काम है वो ऑक्सीजन करेगा। दोनों का काम अलग है और दोनों अलग अलग काम करेंगे। उसके बाद फिफ्थ आता है एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। और ये क्या करते हैं? आपका स्मॉल होल नंबर रेशियोज में कंबाइन करते हैं ताकि वो क्या बना सके? कंपाउंड बना सके। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने H2O बनाना है, तो हमने कल भी देखा था कि वो क्या करते हैं? 1:8 वाला यूज करते हैं और उससे हमारा क्या बन जाता है? एटम्स उसी रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब ये वाला हमारा किसके लिए आ जाता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, फिर आता है सिक्स, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। और जो रिलेटिव नंबर होंगे और जो काइंड ऑफ एटम्स हैं वो क्या रहेंगे? हमेशा एक कंपाउंड के अंदर कांस्टेंट रहेंगे। जैसे कि अगर हम फिर से एग्जांपल H2O का ही ले लें, तो हमेशा क्या होगा? दो हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे एक ऑक्सीजन के साथ, फॉर श्योर, ऑलवेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे छः के छः मतलब आपके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। हमें तो वैसे देखो, लर्न तो हमें सारे ही करने होते हैं। मैं तो कहूँगी कि आप एनसीईआरटी बेस्ड करो, एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहो तो आपके लिए बेटर है।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास उसके बाद आता है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इन्होंने क्या बोला, इस थ्योरी ने क्या बोला आपको, इन्होंने बोला कि एटम्स आर डिविजिबल। अब ये क्या लिमिटेशन निकल कर आई, अभी हमने पढ़ा पोस्टुलेट्स के अंदर कि डाल्टन कह रहे थे कि भैया एटम्स तो इनडिविजिबल होते हैं, बट जो साइंटिस्ट थे वो उठे, कुछ जो उनको अपोज करते थे या फिर जो उनकी थ्योरी को क्वेश्चन कर रहे थे, वो ये पूछते हैं कि भैया अगर ऐसा है कि वो डिवाइड नहीं हो सकते, तो फिर कैसे आप बोल सकते हो कि जो आपका एटम है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि उसके पास उसको आप डिवाइड करते हो कि उसके बाहर की तरफ क्या होते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, और अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी चीज भी मिलती है। मतलब आप उसको तोड़ तो पा रहे हो ना। एटम आप कह रहे हो इनडिविजिबल है, बट लिमिटेशंस क्या कहती है कि भैया वो डिविजिबल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है। इनडिविजिबल चीज तो वो होती है ना जिसको आप तोड़ो और कुछ निकले ही ना, बट इसको क्या कर सकते हो, आप तोड़ सकते हो और तोड़ने के बाद चीजें निकल रही हैं। सेकंड है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आइडेंटिकल नहीं होते। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए, इसके लिए देखो एक मेन वर्ड आया डेट इज आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 4 में आपके इसी इसी बुक के क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लीजिएगा। जिसमें आपका क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन है, तो हमने देखा है आइसोटोप्स में क्या होता है, हाइड्रोजन अलग अलग उसमें निकलते हैं कि हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 1 दोनों के मास सेम, और हाइड्रोजन 1 2 ऐसे करके हमारे पास हाइड्रोजन 3 फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन प्रोटियम ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, तीन उसमें मिलता है हमको। तो क्या ये तीनों हाइड्रोजन नहीं है, तीनों हाइड्रोजन है, बट ये आइडेंटिकल तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके आइसोटॉप फॉर्म भी है। तो उन्होंने ये बात बोली कि आप तो कह रहे हो कि सारे आइडेंटिकल से, मतलब अगर सेम एलिमेंट है तो आइडेंटिकल होगा, बट क्या आपने कभी नहीं देखा आइसोटोप जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे एक सेकंड ड्रॉबैक आया। थर्ड आया एटम्स क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं। हमने बोला कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वो जो बात हमने कही थी ना, वो हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, ठीक है। ना तो क्रिएट हो सकते ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते, कौन सी में, केमिकल रिएक्शन में। बट हमारे पास कुछ रिएक्शंस होती है दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग क्रिएट भी करते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि ये बड़ी क्लासेस का टॉपिक है, तो आपको अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना, आपको यहाँ पे क्या समझना है कि एटम्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, केमिकल रिएक्शन में नहीं होंगे कभी भी, बट हाँ न्यूक्लियर रिएक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आते हैं आपके पास लिमिटेशंस विद किसके, आपके पोस्टुलेट्स के साथ। अब एग्जाम ट्रिक में जो आपके लिए मैं बात बोलना चाहती हूँ वो देखो, पहली बात तो आप कोशिश करना, आप इन पॉइंट्स को किस में लिखो हमेशा, मतलब ये जो आपके पोस्टुलेट्स हैं इनको पॉइंट्स में लिखो। अवॉइड करो, अगर आपको सीक्वेंस नहीं याद हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस लर्न ही करना है, आप बिना सीक्वेंस लर्न करे भी उनको लिख सकते हो। और मैं कहूंगी कि आप प्लीज एनसीईआरटी की लाइन को एग्जैक्ट फॉलो करो, क्योंकि आपके ब्लू क्वेश्चंस में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा लॉ था डाल्टन्स का जो आपको इसके लिए जो आपका कौन सा डाल्टन का लॉ था जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, कौन सा ऐसा था जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो अगर आपने एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लर्न की होगी एनसीईआरटी की, तो आपके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट फिर भी। तो दैट्स फॉर द टुडेज वीडियो। बाय बाय।